तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। बहुत सालों से आपको मैं सुना रहा हूँ मुंबई के अंडरवर्ल्ड के किस्से। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, नेपाल, दुबई, इंग्लैंड, कहाँ कहाँ के किस्सों की हमने बात नहीं की। लेकिन आज को सुनाऊंगा वो किस्सा जो मेरे साथ खुद बीता था। वो किस्सा जिसमें आज तक मेरे हाथ और पांव बराबर काम नहीं करते। मेरा नर्वस सिस्टम का जो नुकसान हुआ वो किस वजह से हुआ, मैं अब बराबर चल नहीं सकता हूँ। उसका कारण क्या है? मैं हाथों से बराबर लिख नहीं सकता हूँ, तो कारण क्या है? और क्यों मैं जब पुलिस टॉर्चर की बात करता हूँ तो मुझे कुछ अजीब लगता है, क्योंकि मैंने खुद 9 दिन पंजाब पुलिस की कस्टडी में वो मार खाई है जो शायद भगवान किसी को नहीं खिलाए। और कोई कसूर नहीं था मेरा। बचा कैसे मुझे आज तक समझ में नहीं आता। 20 साल की उम्र, कभी माँ का थप्पड़ नहीं खाया था जिंदगी में, और 9 दिन पंजाब पुलिस की इलीगल कस्टडी में मुझे किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। किसी ने मेरी बात नहीं पूछी। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की। सिर्फ शक के दायरे में रहते हुए एक शक था उनको, एक कि मैं किसी केस में इन्वॉल्व हूँ। ना उनको मेरा नाम पता, ना मेरी शक्ल का कोई सबूत, ना मेरा उस केस से कोई लेना देना था। लेकिन फिर भी किस वजह से 9 दिन मुझे बुरी तरह पंजाब के एक पुलिस के थाने में टॉर्चर किया गया। एक यंग ब्रेन, वो तो अच्छा है, मैं बिगड़ा नहीं तो आजकल के जैसे गैंगस्टर और दूसरे लोग कहते हैं जो अंडरवर्ल्ड ज्वाइन कर लेते हैं कि मेरे साथ ये बेइंसाफ़ी हुई थी, उसका बदला लेने के लिए मैं गैंगस्टर बन गया, मैं क्रिमिनल बन गया। बहुत से लोगों की ये बातें मुझे सच्ची नहीं लगती। अब मैं बताता हूँ कि कहीं ना कहीं पूरी की पूरी गलती पुलिस की भी नहीं होती, लेकिन वो जल्दबाजी बहुत करते हैं। पूरी मामले की तह तक पहुंचने के पहले ही जजमेंटल हो जाते हैं। ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं। उम्र होगी कोई 20 साल, BA पार्ट 2 का स्टूडेंट था मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। स्टूडेंट जो लहर होती है, विद्यार्थी लहर, उसमें शामिल था। बदकिस्मती ये थी कि मैं ना तो अकाली पॉलिटिक्स में था, ना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पॉलिटिक्स में था, और ना ही किसी और पार्टी के। हम कुछ लोगों ने मिलके, जो इंडिपेंडेंट ख्यालात के स्टूडेंट थे, हमने मिलके जो एक जथेबंदी बनाई थी, उसको लेके हम लोग यूनिवर्सिटी की कैंपस की इलेक्शन लड़ते थे। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी इवनिंग कॉलेज का स्टूडेंट था, जिसकी क्लासेस मेन यूनिवर्सिटी कैंपस में लगती थी। वही डिपार्टमेंट जहाँ पे रात को हमारी क्लास लगती थी, दिन भर सुबह उन्हीं डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी, हिंदी, इस किस्म के डिपार्टमेंट्स की क्लासेस लगती थी। और साथ में बिल्कुल छोटी सी रोड क्रॉस करके 1 नंबर हॉस्टल था, जिसमें मेरा एक कमरा हुआ करता था। और वो कमरा मेरा, जिस हॉस्टल में रहता था, उसके 1-2 कमरे छोड़ के 2 भाई रहा करते थे, जो बाद में दोनों भाई पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने।
डीजीपी आईपीएस करके। और 2-3 कमरे छोड़ के हमारा एक दोस्त था जो बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गया बहुत नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स का, जिसका नाम है स्वराज कौशल। बाद में उसकी शादी सुषमा स्वराज जी से भी हो गई थी, जो हमारे समय पे वहाँ पढ़ती थी। तो हम सब लोग साथ में पढ़ते थे एक ही साथ। और बहुत से लोग हैं, चलो नाम गिनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ वाले कमरे में आरपी सिंह का कमरा था, जो यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम का कैप्टन था और हमारे 1983 वर्ल्ड कप के हीरो श्री कपिल देव जी उससे ट्रेनिंग लेने के लिए, बॉलिंग की प्रैक्टिस करने के लिए यूनिवर्सिटी में आया करते थे रोज़ शाम को। और उनका किट लेके आरपी सिंह का यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड में जाया करते। किसी को क्या पता था कि आने वाले दिनों में ये कपिल देव कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगा, और आरपी सिंह का नाम शायद मेरे जैसे उनके दोस्तों को याद रह गया। खैर, तो उस स्टूडेंट मूवमेंट में काम करते हुए हमने शायद बहुत से लोगों को नाराज़ कर लिया। अब स्टूडेंट्स की जब मूवमेंट चलती हैं तो कभी किसी बस की तोड़ फोड़ कर दी जाती है, कभी किसी यूनिवर्सिटी की इमारत पे पत्थर फेंक दिए जाते हैं, कभी किसी वाइस चांसलर की टोपी उतार दी जाती है। कुछ इस किस्म की बचकाना हरकतें जो सब मिल के करते हैं, वो सब करते थे, मैं भी उनमें शामिल था। वो छोटे मोटे केस जो होते हैं, पत्थर मारने का, किसी से धक्का मुक्की करने का, या स्ट्राइक करना, हड़ताल करना, बच्चों में पत्थर मार दिए, ये कर दिया, इस किस्म की कोई किसी किस्म का कोई इंडिविजुअल सीरियस क्राइम नहीं। लेकिन पुलिस में रिकॉर्ड में नाम आ गए। केवलजीत परमार भी एक स्टूडेंट्स का शरारती आंसर है। 11 सेक्टर चंडीगढ़ के थाने में नाम लिस्टों में आ गया। और बहुत से लोग थे, बॉबी गरेवाल था, बलदेव दुखिया था, बहुत सारे लोग जिनके नाम थे। और उसी चक्कर में बाद में एक बार हमें 11 लोगों को यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट भी कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो हमें हाई कोर्ट में जाके रिट करके उसकी हाई कोर्ट से जीत के आके हमें वापस इम्तिहान देने की परमिशन मिली थी। है, उन्हीं दिनों में एक हादसा हो जाता। मुझे शौक था पंजाब भर के कॉलेजेस में जाके भाषण मुकाबलों में हिस्सा लेने का। तो उसमें बहुत से लोग आपको मिल जाते थे। मोहन चौधरी मिल गया होशियारपुर का, जो बाद में मेंबर पार्लियामेंट बना, वो भाषण मुकाबलों में मिला था, मेरे साथ पढ़ता नहीं था। इसी तरह गुरजोत सिंह नारंग मिल गया, जो लुधियाना से आता था कंपटीशन में, वो बाद में चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम बन गया और शायद बोर्ड का मेंबर भी बन गया था। ऐसे बहुत से लोग मिले जो मेरे इमीडिएट क्लास फेलोज नहीं थे, लेकिन हम इन कविता मुकाबला और भाषण मुकाबले में, डेक्लेमेशन कंटेस्ट, पोइटिकल रेसिटेशन कंटेस्ट, इसमें मिलते रहते। उन्हीं में से एक मेरा दोस्त बन गया खास, उसका नाम था वीर देवेंद्र सिंह सराव। अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले उनकी डेथ हुई। वीर देवेंद्र भी बाद में एमएलए बना, पंजाब का पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रहा, डिप्टी स्पीकर रहा। और पंजाब के जो अच्छे ईमानदार लीडर गिने जाते हैं, जिनकी आज भी लोग इज्जत करते हैं, उनमें वीर देवेंद्र सिंह सराव का नाम शायद सबसे ऊपर है। बहुत पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल आदमी। हम अक्सर किताबें एक्सचेंज करते थे पढ़ने की। अब वीर देवेंद्र से मेरी दोस्ती हो गई। वो अकाली पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट लेता था और हमारे घर में अकाली लीडरशिप की भीड़ लगी रहती थी। वो लंबी कहानी, पर हमारी दोस्ती हो गई भाषण मुकाबलों में इकट्ठे होने से। कभी वो फर्स्ट आ गया, कभी मैं फर्स्ट आ गया, कभी गुरजोत नारंग फर्स्ट, कभी
मोहन चौधरी फर्स्ट कभी कोई इस तरीके से जीत हार लगी रहती थी, लेकिन हमारा एक फ्रेंड सर्कल बड़ा बढ़ गया। अचानक एक दिन खबर आई, ये शायद 1970 के करीब की बात होगी, कि वीर देवेंद्र के पिता का मर्डर कर दिया गया। उनका नाम था सरदार दीदार सिंह। वो सर्कल इंस्पेक्टर थे पुलिस के, जो एक इंस्पेक्टर से थोड़ी सी ऊंची पोस्ट होती है। एक पूरा सर्कल जो पुलिस स्टेशन का होता है उसके इंचार्ज थे। रोपड़ डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, एक वहाँ खबर आती है कि उनको जालंधर के पास, नवा शहर के पास, जहाँ शहीद आजम भगत सिंह का गांव है खटकल कला, उसके बिल्कुल साथ लग के गांव है काहमा, वो रोपड़ से बस में कहीं जा रहे थे। उनका वेपन उनके पास था और अकेले थे शायद, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन जैसे ही कामा बस अड्डे पे वो सरकारी बस रुकती है तो 3-4 लोग उस बस में चढ़ते हैं और सरदार दीदार सिंह, जो मेरे परम मित्र वीर देवेंद्र सिंह के पिता थे, पुलिस ऑफिसर थे, बहुत अच्छा रिकॉर्ड था उनका मर्डर कर देते हैं गोलियां मार के। खबरें छपती हैं कि नक्सलाइट्स ने, नक्सलवादियों ने पुलिस इंस्पेक्टर की दिन दहाड़े बस में बैठे गोली मार दी। अब जो बस में जो लोग थे, उन लोगों का पुलिस वालों ने हुलिया वुलिया पूछा। किसी मारने वालों में से एक का हुलिया मेरे से मिलता होगा शायद। हुलिया इस तरीके से कि हाइट 5 फुट 6 इंच, इतना वजन, ऐसा रंग, इस किस्म की पगड़ी बांधना, ये इतनी सी दाढ़ी, इतनी सी मूछ, जो तकरीबन 19-20 साल के हर नौजवान की एक जैसी होती है। लेकिन इंक्वायरी शुरू हो गई। मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं। इस घटना से तकरीबन 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, वीर देवेंद्र सिंह अपने मोटरसाइकिल पे मुझे चंडीगढ़ से अपने गांव ले गया। बसी पठाना के पास उसका गांव था, ज़मीन भी थी, ज़मीन में ट्यूबवेल लगाया हुआ था। तो 3 दिन मैं उसके घर में रुका। उसकी माता मेरी माता समान थी, बहुत प्यार करती थी, और मेरी माता भी उसी तरह वीर देवेंद्र सिंह को बेटों की तरह समझती थी। अब वीर देवेंद्र की मौत के बाद जो मैंने एक अपना पंजाबी चैनल पे आपने जो उसका जो डाला था एपिसोड, वो बहुत लोगों को अच्छा लगा, बस उसमें ये सब बातें मैंने की हुई। तो मैं उस गांव में उनके घर में 3 दिन तक रह के आया था, क्योंकि वीर देवेंद्र मेरा दोस्त था। अब जब सरदार दीदार सिंह के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पुलिस वाले उनके घर गांव में पहुंचे। उनको पूछा कि पिछले दिनों में आपके घर में कौन कौन लोग आए थे। उन्होंने बता दिया, उसने मेरा नाम भी ले दिया, जो जायज़ था, इसमें कोई बुरी बात नहीं। हालांकि वीर देवेंद्र ने पुलिस वालों को बोला, ऑफिसर्स को, कि जो बलजीत परमार मेरा दोस्त है, फैमिली फ्रेंड है, इसका कोई नक्सलवादियों से, नक्सलबाड़ियों से या ऐसी कोई रिश्ता नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पूरी फैमिली को जानता हूँ, उसके नेचर जानता हूँ। लेकिन पुलिस वाले जब शक एक बार कर लेते हैं ना, वो इनके दिमाग से निकलता नहीं। और वहाँ पे जाके जब मेरा हुलिया वुलिया पूछा, उन्होंने वही बताया जो जिस किस्म का हुलिया उस बस में बैठे आई विटनेसेस ने बताया था। उन्होंने कोई जो एक टर्बन का कलर कुछ बताया था। एक अपने तीतर बर्ड एक होता है जिसके जो पंख होते हैं बहुत कलरफुल होते हैं, मल्टी कलर्ड पंख होते हैं। तो उन ज़मानों में रवाज था तीतर कलर की पगड़ी बांधना। तो मेरे पास भी एक वो तीतर के कलरों की, मिक्स कलर की एक पगड़ी थी जो मैं बांधा करता था। तो और शक पुलिस को पक्का हो गया। दूसरा शक ये हो गया कि मैं उनके घर में 1-1.5 महीना पहले सरदार दीदार सिंह पुलिस इंस्पेक्टर की
रैकी करने गया था, ये पुलिस ने सोच लिया। अब सोचने में कोई बुरी बात नहीं है, जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो तो ये सब बातें आती हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अब शुरू हो गया पुलिस का काम मुझे ढूंढने का। तो मुझे एक दिन मेरे हॉस्टल के वार्डन डॉक्टर त्रेहन, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के शायद हेड थे या प्रोफेसर थे, उनका फ़ोन आया, मुझे मैसेज आया मेरे हॉस्टल से, जो हमारा जो मैनेजर होता है हॉस्टल का, कि इमीडिएटली डॉक्टर साहब को जाके मिलो, वार्डन साहब को। तो हमारे हॉस्टल के साथ में वार्डन की कोठी थी। मैं गया, मैंने कहा हाँ जी सर बताइए। बोलते बलजीत तुम भाग जाओ। मैंने कहा सर क्या हुआ? बोलते पुलिस वाले तुम्हारी इंक्वायरी कर रहे थे, मुझे फ़ोन आया था। आपको बता दूं वो समय था जब पुलिस यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ की मर्ज़ी के बिना कैंपस में नहीं घुस सकती थी, इजाज़त नहीं थी पुलिस को अंदर आने की। किसी भी विद्यार्थी को पकड़ना है, लेके जाना है तो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे बलजीत लग रहा है कोई खतरा है, तो पता नहीं क्या केस है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर अ वेल मीनिंग गाय, अच्छे विद्यार्थी हो, अच्छे आदमी हो, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ कि हो सके तो भाग जाओ। ये रात के 8, 8:30 बजे का समय था। तो मुझे मालूम था अगर पुलिस वालों ने किया है तो गेट पे इधर उधर कहीं शायद सीआईडी लगा के बैठे होंगे। तो मैं बड़े तरीके से, हमारा जो 5 नंबर हॉस्टल का जो विंग होता है उसके पीछे कैंटीन होती है, उसके पीछे 15 सेक्टर था। तो मैंने वो छोटी सी दीवार हुआ करती थी, आजकल मैंने देखी थी बहुत बड़ी कर दी है। तो मैं इधर उधर देख के बड़े तरीके से झाड़ जो पेड़ थे उनके बीच में से निकलता हुआ वो दीवार कूद के मैं दूसरी तरफ सेक्टर 15 चला गया। तो 3-4 वो कोठियाँ छोड़ के हमारे डॉक्टर रघुबीर सिंह प्रोफेसर मेरे जो हुआ करते थे, उनके घर पहुंच गया मैं। तो उनको मैंने बताया कि सर मुझे ऐसे डॉक्टर त्रेहिल ने बोला है कि कुछ मेरे को खतरा हो सकता है। मैंने तो कुछ किया नहीं, कुछ चोरी चकारी नहीं की, मारा मारी नहीं किया, कुमारडोर खून खराबा कुछ नहीं किया, पुलिस वाले मेरी इंक्वायरी क्यों कर रहे? तो खैर उनसे मैंने कुछ रुपए उधार लिए और मैं वहाँ से निकल के सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ। अब जब आप परेशानी में होते हो, कुछ समझ नहीं आता, तो आप शायद वो जो सांप की बिल होती है उसी तरफ जाते हो। मुझे अगर मैं इतना कोई शातिर होता तो मैं दूसरी दिशा में भागता, लेकिन मैं भाग के गया उसी दिशा में जिस दिशा में पुलिस वाले सरगर्म थे। मैं वहाँ से निकल के जिस शहर में मैं उसके पहले कभी नहीं गया था, मैं उस शहर में चला गया, इसलिए कि थोड़े दिन पहले उस शहर के एक नामी ग्रामी पंजाबी राइटर पोएट गुरदेव निर्धन जी से मेरी चिट्ठी पत्री में आदान प्रदान हो गया। को पंजाबी मैं पोइट्री लिखता था, बहुत सारे राइटर जानते थे, खत लिखते रहते थे एक दूसरे को, तो उनसे नई नई मुलाकात हुई। तो मैंने कहा चलो इनके पास चलते हैं। और उस इलाके में नाभा उसका जगह का नाम है, पटियाला के पास नाभा टाउन है, हिस्टोरिकल टाउन है, रियासत हुआ करती थी एक ज़माने में। तो वहाँ पे एक ज्ञानी भगत सिंह हुआ करते थे, जिनका हमारे घर में काफ़ी आना जाना था। वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में भलाई ऑफिसर थे, वेलफेयर ऑफिसर थे। तो उनको मैंने जाके, उनका मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट था, पता था कि इस जगह पे हैं नाभा में, तो मैं उनके पास चला गया। वो बोले मेरे घर में रुको। मैंने कहा नहीं, मैं आपके घर में नहीं रुकूँगा, अगर आपको आसपास कोई गुरुद्वारा की मैनेजमेंट कोई जानती है तो वहाँ मुझे 2-4 दिन के लिए रहने का बंदोबस्त करवा दो, मैं कुछ बैठ के काम करना चाहता हूँ। वो समझ तो गए पंगा होगा, पर पुराने मेरे पिताजी के दोस्त थे, उन्होंने मुझे गुरुद्वारे में रहने की परमिशन दिलवा दी। तो मैं गुरुद्वारे में रहने लग गया। तो रात को वो अपने साइकिल से अपने गांव से बैठा के मुझे नाभा उस गुरुद्वारा में छोड़ के गए और उनको बोल के गए कि मैं लड़के को जानता हूँ,
पूरी फैमिली को जानता हूँ, कोई गलत आदमी नहीं है, पर यहाँ रहना चाहता है, जो होटल वोटल में सराह में कहीं नहीं रहना चाहता। खैर, पगड़ी बांधता था, गुरुद्वारे वालों को इतराज़ नहीं था। एक कमरा उन्होंने मुझे दे दिया जिसके बाहर अंगूरों की बेल लगी हुई थी, बहुत मीठे अंगूर लगे हुए थे। खैर, उसकी बात में करें तो सुबह उठ के दूसरे दिन मैं गुरुदेव निर्धन जी जो कवि थे, उनकी घड़ियों की दुकान थी, वाच सेंटर था। नई घड़ियाँ भी बेचते थे और पुरानी रिपेयर भी करते थे। राइटर बहुत अच्छे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं टाइम पास करना था तो उनकी दुकान पे जाके बैठ जाना, चार अपनी कविताएं सुना देनी, चार उनकी सुन लेनी। खैर, तो 2-3 दिन से वहाँ के जो खबरी थे उन्होंने कहीं पुलिस स्टेशन में इतला कर दिया कि एक नया लड़का कोई आके गुरुदेव जी की दुकान पे बैठता। वो मेरी गलती थी, बचपना था, रोज़ जाके नहीं बैठना चाहिए था। तो खैर, मुझे शक में कि जो नया आदमी कौन है, छोटा सा शहर कस्बा किस्म का था तभी। तो मुझे एक दिन सुबह सुबह 4:30 बजे आके गुरुद्वारे के रूम से मुझे पुलिस वाले उठा के ले गए। तो जीप उस ज़माने में हुआ करती थी, विलेज जीप वगैरह इस किस्म की जीप, बैठाया और थाना सदर नाभा में ले गए। और वहाँ जाके बिना मुझे कुछ पूछे, मेरा नाम पूछे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया, बुरी तरह से मेरी पिटाई शुरू कर दी। पटे बटे, डंडा, ये वो, हाथ, गालियाँ, ये वो, और मैं बेहोश हो गया। कई घंटों के बाद मुझे होश आई तो देखा सब कपड़े मेरे गिले हुए, और जो फ्लोर था पुलिस स्टेशन का वो कच्चा था उस समय, कोई ईंट वीट या टाइलें वाइलें नहीं लगी थी, सीमेंट नहीं लगा था, मिट्टी की फ्लोरिंग थी, थाना सदर नापा। और उसमें कुछ दिनों के बाद एक औरत आके उसमें वो जो गोबर होता है उसका प्लास्टर किया करती थी, गोबर का एक एक कमरा करके। तो वो इस किस्म का वो पुलिस स्टेशन था, फ्लोरिंग कच्ची थी उसकी, ज़्यादा स्टाफ भी नहीं था, बड़े थोड़े से लोग थे। और जब सुबह मैं उठा आधा दिन 11-12 बजे, पूरा बदन दर्द कर रहा है और मैं चिक्कड़ में, और जो गोबर के कुछ एलिमेंट जो थे वहाँ, हुआ कुछ ऐसे होगा जब मैं बेहोश हो गया तो उन्होंने पानी वानी मेरे ऊपर डाला होगा, और पानी गोबर में मिक्स हुआ तो गोबर है, पिघल गया। तो मेरे सब कपड़े वपड़े जो पहने हुए थे, कुर्ता पैजामा जो भी था, वो सब गोबर से भर गया। और मैं अपने आप को देख रहा हूँ, और नीचे मुझे बैठाया हुआ गोबर में। उसके बाद मुझे भेजा गया कमरे में, 2 आदमी पकड़ के लेके गए। मेरा जो बैग था मैं उठा के लेके गए, तो उसमें से दूसरा कुर्ता पैजामा मुझे निकाल के दिया। तो वो हैंड पंप एक लगा हुआ था पीछे कंपाउंड में, वहाँ पे पानी निकाल के मुझे नहाने को बोला गया। एक पहली बार मैंने ज़िंदगी में प्लास्टिक की बाल्टी देखी थी, और उसका लाल रंग था, वो नल के नीचे रखी हुई। उसके पहले हम लोग घरों में पित्तल और लोखंड की बाल्टियाँ इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन नई नई प्लास्टिक की बाल्टी आनी शुरू हुई थी। मैंने पहली बार देखी तो उनके पास कहाँ से पहुँची मुझे मालूम नहीं। तो उसके बाद नहाने के बाद मुझे थोड़ा खाना वाना खिलाया गया, और उसके बाद फिर धुलाई शुरू। बहुत मारा, पटे बटे से ये वो सब बुरा हाल, हाथों पे पाँव पे। और रात को मेरे दोनों हाथ बांध के, जो चारपाई एक थी बड़ी जिसमें लोग बैठ के ताश पाश खेलते थे, थोड़ी देर के बाद कोई हवलदार आता था, वो आधा घंटा अपनी वो नींद पूरी करके थकावट दूर करके चला जाता था। एक ही चारपाई एक कमरे में थी, थोड़ा बड़ा साइज का कमरा था, बाकी आसपास उनके दफ्तर वगैरह। मार पटाई के लिए वही कमरा रखा हुआ था। और उसके जो चारपाई के नीचे मेरे पाँव दे के, जो हाथ दोनों उसके जो पाँव होते हैं चारपाई के,
उसके साथ बांध के रस्सी से वो चले जाते। दूसरा दिन निकल गया, पूरा दिन आते जाते कोई पीठ पे पाँव मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन वो जो बाल्टी थी बाहर नहाने वाली, वो ला के मेरे सर के ऊपर रख दी गई और एक तरफ उसका जो हैंडल होता है उससे रस्सी बांध के इधर बांध दिया और दूसरी इधर बांध दिया और बाल्टी का वो राउंड मेरे कंधों पे, लाल कलर की बाल्टी। और वो बाल्टी सर पे लगाने के बाद मेरा क्वेश्चनिंग शुरू हुआ कि इंस्पेक्टर दीदार सिंह को मारने में कौन कौन लोग थे तुम्हारे साथ। तो मुझे इमीडिएटली दिमाग में नहीं आया कि ये लोग दीदार सिंह, वीर देवेंद्र मेरे दोस्त के पिता की बात कर रहे। मैं इतना घबराया हुआ और उस हालत में था। मैंने कहा कौन दीदार सिंह? और फिर वो जो बाल्टी पे हाथ मारने लगे जोर जोर। अच्छा, तो अब हमें बताना पड़ेगा दीदार सिंह कौन है। पकड़ा गया ना तुम्हारा झूठ। 3 दिन तुम उसके घर में रह के आए, उसका रैकी किया, को गोली मारी और हमें पूछ दो दीदार सिंह कौन। फिर मुझे लगा कि ये चक्कर है, ये तो दीदार सिंह का खूनी समझ रहे हैं मुझे, जो मेरे पिता सामान था, मेरे दोस्त का पिता था। उसके घर में खाना खा के आया मैं 3 दिन, कैसे कर सकता? और मुझे कोई इल्म भी नहीं था। इतना ज़रूर पता था कि डेथ हुई और मैंने उसका अफसोस भी अपने दोस्त को किया था कि यार बहुत बुरा हुआ, आपके साथ नहीं होना चाहिए था, है। और वो बाल्टी जब मेरे कंधों पे लगती थी, उसके ऊपर हाथ मारते थे जोर से, तो पूरा ये आज तक मेरे दाग हैं दोनों तरफ, जख्म हो गए थे यहाँ। तो वो टॉर्चर बाल्टी का, और साथ में मुझे कामरेड बना दिया उन्होंने, नक्सलवाड़ी। लाल इनकलाब जिंदाबाद, थाड़ हाथ मारते, इनकलाब जिंदाबाद, फिर हाथ मारना। किसी के हाथ में डंडा है तो वो बाल्टी के ऊपर डंडा मारना। बस ये पूरा दिन सिलसिला चलता रहा, रात। इसी तरह दोस्तों, मेरे हाथों को चारपाई के पाँव के नीचे रख के ऊपर 2 आदमी बैठ जाते थे ताश खेलने, जो सब हड्डियाँ हाथों की टूटी हुई है, एक भी हड्डी बराबर नहीं है मेरे हाथ की। एक्सरे निकाल के देख लो आप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। इसी तरह पाँव पे जो मारा उन्होंने, पटा था बहुत बड़ा उनके पास एक, उसके अभी तक मेरे पाँव की, दोनों पाँव की हड्डियाँ टूटी हुई। मैं चल नहीं सकता हूँ और मेरे पाँव में उसी समय से कौन हो जाते हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। बहुत इलाज करवा के देख लिया मैंने। वो मांसपेशियाँ इतनी बुरी तरह से इंजर्ड की कि वो बराबर ठीक नहीं हुई। मैं लेदर शू आज तक नहीं पहन सकता हूँ, मुझे कपड़े के जूते पहनने पड़ते हैं। सब उंगलियाँ टूटी हुई हैं पाँव की और हाथों की, किसी भी उंगली की कोई हड्डी साबित नहीं है। अभी भी क्रैक्स हैं, पूरी तरह जुड़ी भी नहीं। कोई तो ये अंगूठा तो टेढ़ा हो गया, सीधा नहीं हुआ, यह हड्डियाँ अंदर घुस गई, बाहर नहीं निकली। खैर 9 दिन इसी तरह टॉर्चर हुआ। 9 डे को एक वहाँ पे इंस्पेक्टर, जिसको मैं खाली आते जाते देखता था और उसने मुझे कभी टॉर्चर नहीं किया था, वो मेरे पास आता, गोरा चिट्टा हैंडसम गाय, 40-45 साल की उम्र हुई, लेकिन बड़े प्यार से बात किया। पहली बार किसी ऑफिसर ने वहाँ मेरे से इस तरीके से बात किया। और भी बहुत किस्म का टॉर्चर हुआ, मैं नहीं बता के आपको तंग करना चाहता, ना मैं खुद दुखी होना चाहता हूँ इतने सालों के बाद। तो इन दिनों में उन्होंने वीर देवेंद्र से कंटैक्ट करके बाकी पुलिस स्टेशन, यूनिवर्सिटी में मेरा रिकॉर्ड, हाजरियाँ निकाल के सब चेक किया कि मैं तो उन दिनों में कैंपस में ही था, मैं बाहर गया ही नहीं था। कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले, उसी जगह के बिल्कुल नज़दीक एक और कॉलेज है, सिख नेशनल कॉलेज बगाउची रोड पे नज़दीक, वहाँ पे मैं डेक्लेमेशन कंटेस्ट में गया था और
पोइटिकल में भी और डेक्लेमेशन दोनों में मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। उसमें 2 लड़के जो थे, वो कॉलेज के जो मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट लीडर वगैरह थे, वो खटखड़ कलां के थे, जो शहीद आज़म भगत सिंह का गांव। तो एक रात मुझे अपने गांव रहने के लिए ले गए कि आप नौजवानों की दोस्तियाँ ऐसी हो जाती हैं। तो मैं तो एक ज़माने में हीरो था, इतना बढ़िया भाषण देता था। तो अपने गांव ले गए थे, वो भी उनको इंक्वायरी किया कि आप खटखड़ कलां तक कुछ इंस्पेक्टर के आने जाने का रूट देख रहे थे। मैंने ज़िंदगी में पहली बार खटखड़ कलां देखा था। उसके साथ ही वो कामा गांव है जहाँ पे दीदार सिंह जी का कत्ल हुआ। खैर, ये सब बातें पुलिस ने मेरे उस 9 दिनों में निकाल ली। और वह सब इंस्पेक्टर, जिनका सरनेम शर्मा था, पहला नाम मैं भूल गया, तो शर्मा जी बोले अभी आज हमारे डीएसपी साहब आ रहे हैं, वो फैसला करेंगे आपका क्या करना है। अब बेचारे उन्होंने तो बड़े वेल मीनिंग से कहा था। मैं डर गया कि आज शायद मेरा को आखिरी दिन है, कुछ करेंगे, मुझे इतना मेरा इनकाउंटर कर देंगे। बहुत सारे नक्सलाइट लोगों के इनकाउंटर हुए थे, तो मुझे लगता था करते। वो थोड़ी देर के बाद डीएसपी, लंबे चौड़े 6 फीट की हाइट, उनका नाम अपार सिंह, वेरी हैंडसम गाय। तो वो आके मुझे खाली खड़े खड़े 2 सवाल पूछते हैं, तुमने ये दीदार सिंह के मर्डर में शामिल हो के नहीं, सीधा बता दो, नहीं तो तुम्हारा क्या होगा वो जान लो। मैंने कहा जी मेरा कोई रोल नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। और वो चले गए और शर्मा जी को बोले इसका ख्याल रखना, इतना बात कह के चले गए। और मैंने कहा अब मैं मर गया, अब मेरा ख्याल रखेंगे बराबर ही। पंजाब पुलिस का तरीका तो हमें मालूम ही था। वो रात कैसे निकाली मैंने आपको बता नहीं सकता। दूसरे दिन शर्मा जी कहते अपना सामान बांध लो। बांधना क्या था, वही एक पैजामा कुर्ता पहना हुआ था, 2 मेरे कंधे हो चुके थे, वही पहन के वो जूते बूते इकट्ठे किए, बोलते चलो। पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, मेन रोड पे आए। मुझे 20 रुपये, 10-10 रुपये के 2 नोट अपनी जेब से निकाल के दिए। एक रिक्शा वाले को रोका और उसको बोलते इनसे पैसा नहीं लेना, वापस आके मेरे से ले लेना, आप इनको रेलवे स्टेशन छोड़ दो। वो पुलिस स्टेशन से नज़दीक ही रेलवे स्टेशन है, नाभा का रेलवे स्टेशन, वही रोड सीधी रेलवे स्टेशन जाती है जहाँ तक मुझे याद है। और मैं रिक्शा में तो बैठ गया, लेकिन आगे पीछे देखता रहा कि ये अचानक हुआ क्या। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना भूल गया। उसी दिन सुबह, मुझे छोड़ने वाले दिन, उस शर्मा जी ने मुझे पूछा आप पंजाब यूनिवर्सिटी में किस किस को जानते हो। मैंने कहा मैं तकरीबन सबको जानता हूँ, थोड़ी बहुत लीडरी करता हूँ तो जान पहचान है। बोलते सुरेंद्र शर्मा को जानते हो। मैंने कहा जी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वाले। बोलते हाँ। मेरे जो वार्डन थे वो भी केमिस्ट्री के थे, उनके जो जूनियर कलीग थे सुरेंद्र शर्मा, वो हमारे यूथ डिपार्टमेंट जो था, यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसके इंचार्ज हुआ करते। तो हमने बाहर जहाँ भी जाना होता था कंपटीशन में, तो उनका लेटर सुरेंद्र शर्मा जी दिया करते थे। तो बोलते अगर मैं सुरेंद्र शर्मा को पूछूं आपके बारे में तो क्या वो आपकी सिफारिश करेंगे। मैंने बिल्कुल करेंगे, आप पूछ के देख लीजिए। खैर, जब रिक्शा में मुझे बैठाया उन्होंने और मैंने उनको पूछ लिया थोड़ी हिम्मत करके, पुलिस स्टेशन के बाहर था, रिक्शा में बैठा हूँ, लोग आ जा रहे हैं, वहाँ तो मुझे गोली मार नहीं सकते थे, इतना मुझे एहसास हो गया। मैंने कहा शर्मा जी एक बात बताइए, क्या आपकी सुरेंद्र शर्मा जी से बातचीत हो गई। बोलते हो गई। सुरेंद्र शर्मा मेरा भांजा है। पुलिस वाले शर्मा जी का, वो सुरेंद्र शर्मा जी भांजे थे या भतीजे थे, कुछ इस किस्म की बात, भांजे थे शायद, वो मेरा भांजा। तो आप अभी जाओ और दोबारा कभी इधर आना नहीं।
और दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता वो जो 1 पर लाख का एरिया पुलिस स्टेशन से रेलवे स्टेशन तक मैंने कैसे निकाला। बैठा नहीं जा रहा, चलने को नहीं हो रहा है और मैं बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए रिक्शा में बैठा था और मैं देख रहा हूँ आसपास कोई पुलिस की गाड़ी, जहाँ कोई मोटरसाइकिल या इस किस्म का कोई साइकिल आगे पीछे नहीं आ रहा हो जो मुझे गोली मार दे के ये पुलिस कस्टडी से भाग रहा था और इसका एनकाउंटर हो गया। खैर राजी खुशी स्टेशन तक पहुंचा, अंदर जाके मैंने टिकट कराई। थोड़ी देर के बाद गाड़ी नाभा से पटियाला वाली गाड़ी धूरी से आती है, पटियाला जाती है, तो उस गाड़ी का टिकट लेके बैठ गया। खैर लंबी चौड़ी कहानी है, तो मैं वहाँ से निकला, करते करते मैं वापस यूनिवर्सिटी पहुँच गया। अभी 15-20 दिन भी नहीं हुए थे कि खबर आ गई कि अपर अपार सिंह जो वो डीएसपी थे, जो आखिरी दिन मुझे मिलने आए थे, उनका पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के गेट के बाहर नक्सलाइट्स ने मर्डर कर दिया। अब मैंने नहीं सोचा, मैंने उसी टाइम जैसे खबर मिली अपर अपार सिंह दुनिया में नहीं, मैं वहाँ से भागा, टिकट दिया कालका का, कालका से ट्रेन पकड़ी, कलकत्ता चला गया। मुझे मालूम था कि अब पुलिस वाले फिर मेरे पीछे लगेंगे कि इसको टॉर्चर किया गया था अपर अपार सिंह की निगरानी के नीचे, क्योंकि ओवरऑल इंचार्ज वो थे। अब उनका भी मर्डर हो गया। मैं दोस्तों 8 महीने कलकत्ता में रहा अंडरग्राउंड। वहाँ से सब मामला जब सेटल हो गया, पता चला कि उन्होंने मारा, लोग पकड़े गए, मेरा नाम क्लियर हुआ, फिर वापस आके मैंने अपने एग्ज़ाम दिए और पास हुआ। ये मेरा पुलिस के साथ एनकाउंटर। रोज़ पुलिस की कहानियाँ सुनाते था गया था, आज मैंने अपनी कहानी सुना दी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।